नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। अपने राजस्थान की ज्योग्राफी अपने स्टार्ट की थी। जो रिट भर्ती परीक्षा है, राजस्थान पुलिस है, पटवार या राजस्थान की जो भी मतलब अन्य भर्तियां हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की जो हिस्ट्री है, वो सभी भर्तियों में राजस्थान में आती हैं। तो अपन ने पहला टॉपिक है वो कर लिया था, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, सीमाएं एवं ऐतिहासिक स्वरूप। अपना दूसरा टॉपिक चल रहा है, उसका एक वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया। आज अपना दूसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में अपन देखते हैं राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। अपना जो पहला विभाग चल रहा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, आज अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपका पूरा टॉपिक है वो इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। जो मैंने स्थिति विस्तार का डाला, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। भौतिक प्रदेश के मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल वो उपलब्ध करवा सकूँ। अगर आपको कोई संबंधित कोई कन्फ्यूजिंग होता है, मेरे से कोई कन्फ्यूजिंग होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों चलते हैं। देखो, आज है राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका आज अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण। अपन ने इसके बारे में विशेषताएं वगैरह पढ़ ली थी, इसके विस्तार वगैरह पढ़ लिया था। ये जो भाग है ये क्या है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसका आज अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये जो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये देखो यहां पर एक समवर्षा रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, वर्षा रेखा। आपको ये वर्षा रेखाओं के बारे में ध्यान रखना है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती हैं। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को क्या करती हैं? 2 भागों में बांटती हैं। दूसरा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरावली के एकदम समांतर गुजरती हैं। जैसे ये अरावली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अरावली है, ये अरावली प्रदेश है। तो अरावली के ये क्या है? समांतर गुजरती हैं। अरावली प्रदेश है ये, तो अरावली प्रदेश के ये क्या करती है? समांतर गुजरती हैं। तो अरावली प्रदेश के समांतर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली या बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, ये 2 भागों में बांटती है। इधर वाला पश्चिमी भाग है, इधर राजस्थान का पश्चिमी भाग हो गया, और इधर राजस्थान का क्या है? पूर्वी भाग। ये 2 भागों में बांटती है। अब अपन पढ़ रहे थे ये जो इधर वाला पश्चिम भाग है, ये क्या है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब आज अपन पढ़ेंगे पश्चिम मरुस्थल का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण को देखें तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा ये क्या करती है? राजस्थान को 2 भागों में बांटती हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है इसको 2 भागों में बांटती हैं, एक इधर वाला और एक ये भाग। तो 2 भागों में कौन कौन से में बांटती हैं? एक तो बांटती है, देखो सबसे पहला है रेतीला, रेतीला शुष्क प्रदेश या शुष्क मैदान, मैदान, या इसको कह सकते हैं प्रदेश, या इसको हम कह सकते हैं पश्चिमी विशाल शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी विशाल मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अपना जो ये पार्ट है तो दूसरे भाग में बांटते हैं अर्धशुष्क मैदान, अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश
या इसको कह सकते हैं राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर, बांगर कह सकते हैं, राजस्थान बांगर। तो ये दो भागों में इसको बांटा गया है, किसके द्वारा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटा गया है, किसके द्वारा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा। एक इधर वाला ये पार्ट तो कौन सा हो गया? शुष्क रेतीला मैदान, और ये क्या हो गया? अर्धशुष्क या राजस्थान बांगर प्रदेश। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। अब आपको एक चीज और यहां पर समझनी है कि यहां पर एक 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर ये समवर्षा रेखा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये कहां से गुजरती है? तो ये कहां से गुजरेगी? जैसलमेर से। कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो कौन से जिले से गुजरती है? तो जैसलमेर से। या पूछ सकते हैं राजस्थान की पश्चिमी सीमा के समांतर गुजरने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। या कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ जो है उसके समांतर जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। या राजस्थान या पाकिस्तान के बीच जो समवर्षा रेखा वो कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। या ऐसे पूछ सकते हैं जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है, ठीक है, उसकी पश्चिमी सीमा निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो ये कई क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है। ये शुष्क प्रदेश है, ये अर्धशुष्क है। तो ये शुष्क में 10 से 20 सेंटीमीटर और 20 से 40 सेंटीमीटर। अब कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आया हुआ भी एग्जाम में, कि जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है उसकी पूर्वी सीमा के समांतर या पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर अगर 50 दिया हो तो 50, अन्यथा 50 ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पर 40 सेंटीमीटर अगर दिया हो तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ समवर्षा रेखा के बारे में एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके बीचों बीच अरावली पर्वत श्रृंखला के समांतर गुजरने वाली समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटती है, एक शुष्क और एक कौन सा हो गया? अर्धशुष्क। इधर पश्चिम की तरफ 10 से 20 और इधर जो है 20 से 40 सेंटीमीटर। अब एक 10 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है, रेड क्लिफ के समांतर राजस्थान और पाकिस्तान के बीचों बीच और जैसलमेर से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। शायद ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं आपसे आशा करता हूं। और आप मेरे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। जो अगर आपके कुछ नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? रेतीला शुष्क प्रदेश, या इसको कह सकते हैं पश्चिम विशाल जो मरुस्थलीय प्रदेश इसको कहा जाता है। ये अर्धशुष्क प्रदेश, या इसको कहते हैं राजस्थान बांगर। अब देखो आगे चलते हैं, इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक बांटा गया है बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दो भागों में इसको बांटते हैं। रेतीला शुष्क मैदान है जो विशाल, जिसको मरुस्थलीय भाग कहते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया। एक कौन सा हो गया? बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप का मतलब होता है टीला, कि जहां बालू मिट्टी है, जहां पर रेत के टीले नहीं होते हैं। मुक्त का मतलब नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश किसे कहते हैं? जहां पर रेत के क्या होते हैं? बड़े बड़े टीले होते हैं, दोहरे जिसको हम कहते हैं, टीले जिसको कहते हैं, तो जहां पर पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश।
तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। और अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितने प्रतिशत पे पाया जाता है? तो मुक्त प्रदेश है 41.50%। 41.50%, मतलब 41.5% भूभाग के ऊपर रेत के टीले नहीं है। वहां पर चट्टानी भाग पाया जाता है, पथरीला भाग पाया जाता है। और बालू का स्तूप जहां रेत के टीले पाए जाते हैं, ऐसा भाग कितना है? 58.50% भूभाग के ऊपर रेत के टीले पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपन कौन सी चर्चा कर रहे हैं? इधर वाले पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा? जो शुष्क रेतीला प्रदेश है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। विशाल जो मरुस्थलीय भाग है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जहां पर पथरीला भाग पाया जाता है 41.50% भूभाग पर स्तूप मुक्त, जहां पर स्तूप नहीं पाए जाते, टीले नहीं पाए जाते। एक युक्त जहां पर टीले पाए जाते हैं, तो 58.50% भूभाग के ऊपर पाया जाता है। आगे होगी आपकी समझ। अब अपन पढ़ेंगे, देखो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो सबसे पहले अपन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है। ये यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, ये क्या है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो इधर जैसलमेर में पोखरण, यहां पर पोखरण, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी, और इधर क्या हो गया? बालोतरा, बाड़मेर में। ये 3 है। देखो, जैसलमेर में पोखरण, इधर जोधपुर में फलोदी, और इधर बालोतरा, बाड़मेर। इन तीनों के बीच में एक त्रिभुजाकार आकृति में जो ये क्षेत्र है, इसकी आकृति कैसे? त्रिभुजाकार। और ये भाग कैसे? चट्टानी पथरीला भूभाग है। चट्टानी पथरीला भूभाग है। इसे हम क्या कहते हैं? हमादा। क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। ये देखो, ऐसा भाग है, इसको कहते हैं हमादा। क्या कहते हैं? हमादा। ये चट्टानी कैसा भाग है? चट्टानी है, इसको कह सकते हैं पथरीला, या इसको कहा जाता है चट्टानी। ये कहाँ कहाँ? इधर जैसलमेर में पोखरण, पर्टिकुलर अगर स्थान देखें तो पोखरण, इधर क्या है? फलोदी, और इधर क्या है? बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा। इन तीनों के अंदर एक त्रिभुजाकार आकृति में ये क्या है? पथरीला चट्टानी प्रदेश। उसे हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमादा क्या है? हमादा क्या है? ठीक है। या जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, वहां पर जो चट्टानी प्रदेश पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। तो हमादा क्या? एक चट्टानी प्रदेश है, चट्टानी मरुस्थलीय भूभाग है, उसको हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज और, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ जो हमादा है उसके पास यहाँ इस प्रकार की अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अवशिष्ट या पास में पहाड़ियां पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। ये यहाँ हमादा के पास में इस प्रकार से यहाँ फैली हुई ये क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियां। अवशिष्ट पहाड़ियां, उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मगरा। और मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मगरा क्या है? भेड़ की एक नस्ल भी है जो बीकानेर की तरफ पाई जाती है। तो मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है। और जो इस हमादा के पास पथरीला जो चट्टानी भूभाग है उसके पास में जो छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, उस पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी 2 शब्दावली तैयार हो गई, एक तो हमादा और एक क्या है? मगरा। अब देखो आगे की अपन बात करते हैं। देखो, एक अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं, और वैसे अगर बात करें तो जो ये पश्चिम मरुस्थलीय भाग है, तो मरुस्थल के प्रकार, यहाँ जो भाग है इसको 4 भागों में बांटा गया है। वैसे अगर हम देखें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है शुष्कता के आधार पर। देखो, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, या शुष्कता के आधार पर कह सकते हैं वर्गीकरण 2 भागों में, एक तो रेतीला और एक अशुष्क, शुष्क और एक अशुष्क।
ये सूचकता के आधार पर है। अब अगर हम सीधी बात करें कि इस मरुस्थल भाग को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया है। और वैसे अपन बात करेंगे मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार, ये जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है इनके कितने प्रकार है, तो मुख्यतः इसके 3 प्रकार है। ठीक है, कौन सा? एक तो हमादा, हमादा, ठीक है, एक ईरग, एक ईरग, एक रेग, और एक जिसको हम कहते हैं लघु मरुस्थल। ठीक है, ये मरुस्थल के प्रकार हैं कुछ। वैसे 4 भागों में इसको बांटा गया है। मरुस्थल के जो प्रकार है, 4 प्रकार है मरुस्थल के। ठीक है, और ये जो 2 प्रकार हैं, 2 भाग है, ये किसके आधार पर? सूचकता के आधार पर या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। ठीक है, तो साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं मरुस्थल के प्रकार। सबसे पहला हमादा, हमादा मैंने आपको बता दिया, ये पथरीला, पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। तो ये कहां कहां पाया जाता है आपको पता चल गया होगा, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है। यहाँ जालौर में भी कुछ भाग इसका पथरीला रूप में फैला हुआ है, चट्टानी रूप में पाया जाता है। तो ये हमादा कहते हैं जो पथरीला होता है। ईरग हम किसको कहते हैं? संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल। संपूर्ण मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? ईरग कहते हैं। संपूर्ण जो मरुस्थल है उसको हम क्या कहते हैं? ईरग कहते हैं। जैसे ये जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जो इधर वाला जो पाकिस्तान के पास पास में ये जो रेत के टीले पाए जाते हैं, है ना, और खूब यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी के रेत के टीले पाए जाते हैं, दोहरे पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ईरग कहते हैं। तो ये है संपूर्ण मरुस्थल को कहते हैं ईरग। ये यहाँ पर फैला हुआ है, देखो ये यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर और उसके बाद में इधर पास पास में बाड़मेर, उसको हम क्या कहते हैं? ईरग कहते हैं। और रेग, रेग का मतलब होता है मिश्रित मरुस्थल। रेग का मतलब क्या है? मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। रेग का मतलब हो गया मिश्रित मरुस्थल। तो मिश्रित मरुस्थल का मतलब जहां पर चट्टानी भाग भी पाए जाते हैं और जहां रेत के टीले भी पाए जाते हैं, तो वो कौन सा हो गया? मिश्रित। ये मिला जुला जो क्षेत्र है वो किस में आ जाता है? मिश्रित में आ जाता है। एक है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल किसको कहते हैं? तो लघु मरुस्थल में क्या आ जाता है? लघु मरुस्थल में कौन सा आ गया? लघु में आ गया, देखो यहां बीकानेर से लेकर के, ये यहां पर बीकानेर है और बीकानेर से ये कच्छ, कच्छ के बीच जो फैला भूभाग है उसको बोलते हैं लघु मरुस्थल। ये बीकानेर से लेकर के कच्छ के बीच, बीकानेर से कच्छ, यहां पर फैला हुआ जो मरुस्थलीय भाग है उसको क्या बोलते हैं? लघु मरुस्थल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो चारों चीज समझ में आ गई। हमादा का मतलब हो गया पथरीला मरुस्थल। ठीक है, ईरग इसको बोलते हैं संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल या विशाल मरुस्थल इसको कहते हैं। बड़ा मरुस्थल, महान मरुस्थल या इसको विशाल मरुस्थल कहते हैं। ये यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, यहाँ इस सीमा के पास पास में फैला हुआ जहाँ रेतीले टीले टीले पाए जाते हैं। रेग का मतलब क्या हो गया? मिश्रित मरुस्थल हो गया, जहां अवशिष्ट जो पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, चट्टानी भाग भी पाए जाते हैं और रेत के टीले भी पाए जाते हैं, वो कौन सा है? मिश्रित मरुस्थल। ये सभी जगह यहाँ पर फैला हुआ भाग है। और चौथा कौन सा हो गया? लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक? बीकानेर से लेकर के यहाँ कच्छ, गुजरात तक, यहाँ एक पतली पट्टी में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लघु मरुस्थल कहते हैं या छोटा मरुस्थल जिसको कहते हैं। तो ये 4 मरुस्थल के प्रकार है, ये आपको ध्यान में रखने। कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमादा यहाँ पर आपके क्लियर हो गया। हमादा किसको कहते हैं? पथरीला जो भाग होता है, इसके पास अवशिष्ट पहाड़ी है उसको हम क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो हमादा है, हमादा ये जो क्षेत्र है ये जल्दी तो गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ सौर ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का यहाँ पर विकास की विपुल मतलब क्या है? संभावना है। यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि ये पथरीला भाग है, ये जल्दी तो गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो पार्थिव किरणें वो ज्यादा निकलती है, तो यहाँ तापमान है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण यह सौर ऊर्जा के विपुल भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ शीज नाम की एक संस्था की स्थापना भी की गई है। शीज नाम की एक संस्था है जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन जिसको कहते हैं। और उसका जो कंपनी है अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी, उसके द्वारा ये
चलाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा के विकास के लिए यहाँ पर विपुल संभावना भी यहाँ पर पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो मुक्त प्रदेश में कौन सा हो गया? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के बीच एक त्रिभुजाकार भूभाग पाया जाता है जो पथरीला चट्टानी भूभाग है, उसको हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। और मरुस्थल के अगर प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रकार पाए जाते हैं, हमादा, इरग, रेग और लघु। ये मैंने आपको बता दिया, पथरीला, हमादा, संपूर्ण मरुस्थल, इरग जिसको महान मरुस्थल कहते हैं, विशाल मरुस्थल कहते हैं, रेग का मतलब मिश्रित मरुस्थल और लघु का मतलब छोटा, जो बीकानेर से लेकर के कच्छ के बीच में पाया जाता है। आगे होगी आपकी बात ये इतनी समझ में। और हमादा के पास जो अवशिष्ट पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये मैं मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी जो कॉपी है उसमें भी उतार सकते हैं। अब है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, उनमें अपन कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से युक्त के अंदर। तो कौन कौन से? एक तो सबसे पहली है, देखो, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिरूप जिसको हम बोलते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है पैराबोलिक, ठीक है, एक तारा प्रतिरूप। कई प्रकार के मतलब यहाँ पर रूप पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन ध्यान देंगे। देखो, तो सबसे पहला हो गया अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य कौन सा होता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर पवन चल रही है, यहाँ पर हवा जा रही है इस प्रकार से, ये पवन की दिशा है, पवन की दिशा। अब इसके अनुरूप ही इस प्रकार से ये टीला बन जाता है, इसके अनुरूप या इसके समांतर। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये टीला बन गया, इसके समांतर ये टीला बन गया, जिधर पवन जा रही है उसके समांतर टीला बन गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कि मान लीजिए हवा जा रही है, जैसे इधर मान लीजिए हवा जा रही है, उस हवा के पास पास में या उसके सारे, ठीक है, एक रेत का टीला बन गया, लंबा टीला बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये इसको कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप, ये इसको कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप। यह इसको कहते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप इसको कहते हैं। अनुदैर्ध्य, रेखीय या इसको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं कि जिधर हवा जा रही है उस हवा के सारे पास में उसके समांतर कोई एक टीला बन जाता है लंबा, तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। ये हाँ, तो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है दक्षिणी पश्चिमी जैसलमेर में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पश्चिमी जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर के बाद में बीकानेर में पाया जाता है, बीकानेर के बाद में ये बाड़मेर में भी पाया जाता है, और बाड़मेर के अलावा देखें तो ये जोधपुर में भी पाया जाता है, बाड़मेर के अलावा जोधपुर में ये यहाँ पर पाया जाता है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये जो इलाका है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और यहाँ दक्षिणी पश्चिम जैसलमेर, ये जो इलाका है इस इलाके में ये क्या पाया जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब अगली बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये मैं मिटा देता हूं, इसको रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। अब है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखो, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का
स्तूप। ये क्या होता है देखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हम किसको कहते हैं कि इधर हवाएं जा रही है, इधर हवाएं जा रही है, जैसे ये पवन की दिशा है, पवन की दिशा, पवन की दिशा है। और अनुप्रस्थ उसके मतलब समकोण के ऊपर, जैसे यहां पर रेत का टीला बन गया, ये यहां पर रेत का टीला बन गया, अनुप्रस्थ, यहां रेत का टीला बन गया, ये रेत का टीला बन गया, इसके समकोण के ऊपर, मतलब ये हवा जा रही है और उसके समकोण के ऊपर कोई टीला बन जाता है रेत का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया, इधर हवा जा रही है और उसके मतलब अवरोध में सीधे मतलब समकोण के ऊपर ये सामने बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। समकोण के ऊपर जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये कहां कहां पाया जाता है, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और ये हनुमानगढ़ में भी पाया जाता है, कुछ भागों में हनुमानगढ़ में भी ये पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां हवाएं जा रही हैं उसके जो समकोण के ऊपर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। समांतर बनता है उसको अनुदैर्ध्य, रेखीय या पवनानुवर्ती कहा जाता है, और जो मतलब समकोण के ऊपर बनता है सामने तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। ये जोधपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ ये इधर इस इलाके में देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अगला है पैराबोलिक, सॉरी सबसे महत्वपूर्ण है बरखान। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बरखान, या इसको बरछान बोलते हैं। ये अर्धचंद्राकार आकृति में जो होते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बरखान या बरछान कहते हैं। इस प्रकार से ये बन जाता है, देखो इसकी आकृति ऐसी हो जाती है अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार आकृति में जो बनते हैं इस प्रकार का टीला बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बरखान या बरछान। तो ध्यान में रखना है, बरखान या बरछान किसको कहते हैं, जो टीले कैसे बनते हैं, अर्धचंद्राकार, आधे चांद के समान दिखाई देते हैं, वो कौन से होते हैं, बरखान। ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, ये देखो मुख्यतः पाया जाता है भालेरी, सबसे इसका जो पर्टिकुलर स्थान है भालेरी, जो कहां पर है, चूरू में, भालेरी चूरू में कहां पाया जाता है, भालेरी चूरू में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बालोतरा बाड़मेर में भी पाया जाता है, बालोतरा बाड़मेर में। इसके अलावा बात करें तो ये ओसिया जोधपुर में, इसके अलावा अगर बात करें तो रावतसर हनुमानगढ़ में, ठीक है। और रावतसर के अलावा सूरतगढ़ गंगानगर में भी यह पाया जाता है, सूरतगढ़ गंगानगर में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये लूणकरण सर बीकानेर में भी पाया जाता है, लूणकरण सर बीकानेर में भी ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देशनोक बीकानेर में देखने को ये मिलते हैं। तो ये इनके प्रमुख जो स्थान है जहां बरखान या बरछान देखने को मिलते हैं। कहां कहां, भालेरी चूरू, बालोतरा बाड़मेर, ओसिया जोधपुर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, लूणकरणसर और देशनोक ये कहां पर, बीकानेर में। तो ये बरछान या बरखान जो अर्धचंद्राकार होते हैं। अब देखो यहां पर एक आपको ये भी ध्यान रखना है, जब इसकी एक भुजा बढ़ी हुई हो और एक भुजा इस प्रकार की हो, ठीक है, एक भुजा नहीं बढ़ी हो, एक भुजा बढ़ी हुई, तो उसको क्या कहते हैं, शीप। क्या कहते हैं, शीप कहते हैं, शीप प्रकार का बालू का स्तूप कहते हैं। एक भुजा अगर आगे निकली और एक भुजा कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, शीप कहते हैं। ये आपको समझने वाली बात है। इसी प्रकार का क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ये पूरे मरुस्थल में फैला होता है, जो वनस्पति जहां पर होती हैं और वनस्पति वाले क्षेत्रों में फैला होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है, सभी जगह ये देखने को मिलता है। ये भी इसी प्रकार का होता है, थोड़ा ये पतला होता है, इस प्रकार से ये होता है पैराबोलिक। इस प्रकार का ये बालू का स्तूप होता है पैराबोलिक, ठीक है। और ये वनस्पति जहां पर वनस्पति होती है वहां पर ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो आगे की, आगे बालू का स्तूप कौन कौन से हैं।
तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, ये अनियमित रूप से बनते हैं। तारा बालू का स्तूप इस प्रकार से बन जाते हैं, तारे की जैसी आकृति हो जाती है इसकी, इस प्रकार से ये बन जाते, इस प्रकार की आकृति बन जाती है। कोई टीला इस प्रकार का होता है तारे जैसा, तो उसे क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ये दो जगह पाया जाता है, एक तो मोहनगढ़, मोहनगढ़, ठीक है, जैसलमेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, ठीक है। एक पाया जाता है सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में, गंगानगर में पाया जाता है तारा बालू का स्तूप, जिसकी क्या करती, तारे जैसी होती है। एक होता है सब्बर काफिज, सबर काफिज बालू का स्तूप, सब्बर काफिज बालू का स्तूप। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ छोटी छोटी मतलब झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और झाड़ियों के पास में जो बालू है, जो रेत है, वो आकर के रुक जाती है और टीला बन जाता है, छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्बर काफिज कहते हैं। ये झाड़ियों के पास बनते हैं। कहाँ बनते हैं, झाड़ियों के पास, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पास में ये बनते हैं। जैसे इस प्रकार की, मतलब मान लीजिए कोई झाड़ी है, ये झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी इस प्रकार की, और यहाँ पर कोई मतलब मान लीजिए रेत का टीला बन गया, यहाँ पर ये रेत का टीला बन गया पास में, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्बर काफिज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक है अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। जैसे मान लीजिए कोई गांव आगे उसकी रुकावट आ जाती है, उस गांव के सारे बन जाता है, या कोई पर्वतीय भाग आ जाता है, उस पर्वत के सारे मतलब टीला बन जाता है, तो उसको बोलते हैं अवरोधात्मक। जैसे ये पर्वतीय भाग है, ये पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्वत या पहाड़ है, और यहाँ पर पवन आती है और पवन के साथ रेत आती है और यहाँ पर जम जाती है, और यहाँ पर ये जम गई, तो उसे क्या कहते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। तो दोस्तों ये अवरोधी कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ मतलब सीकर हैं, जैसे पहाड़ियाँ हैं, तो जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं छोटी छोटी, तो उन पहाड़ियों के पास में ये रेत के टीले बन जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। तो ये कुछ बालू का स्तूप हो गए, ठीक है। कौन कौन से हो गए, देखो एक बार मैं बता देता हूँ, वापिस रिपीट कर देता हूँ। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य कौन सा होता है, जो एकदम समांतर बनता है, पवन के समांतर बनता है, जिधर पवन जाती है उधर ही उसके पास में ये बन जाता है, ठीक है। उसे रेखीय भी कहते हैं या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ कौन सा होता है, जो समकोण के ऊपर बनता है। बरछान या बरखान कौन सा होता है, जो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। पैराबोलिक भी उसी समान होते हैं, लेकिन ये सभी जगह पाया जाता है, वनस्पति वाले क्षेत्रों में बनते हैं। तारा, तारे के समान जो आकृति होती है। सबर कापी, जो छोटी छोटी झाड़ियों के पास में बन जाते हैं। और अवरोधी, अवरोधी कहाँ बन जाते हैं, जहाँ कोई पर्वत वगैरह या कोई रुकावट आ जाती है, वहां पर क्या बनते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप बनते हैं, ठीक है। और मैंने पर्टिकुलर आपको स्थान यहाँ पर बताई दिए। तो ये कौन से हो गए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे, देखो इसके बारे में कुछ जो शब्दावली है, उन शब्दावलियों के बारे में, कि इन बालू का स्तूपों के बीच कुछ जो स्थान है, कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। देखो शब्दावलियां कौन कौन सी है, देखो एक तो यहां पर पलाया झीले, पलाया झील, पलाया झील। एक होता है रन, रन या रण, ठीक है। एक होता है बालसन, बालसन। और एक होता है खड़ीन, खड़ीन। ये कुछ शब्दावलियां हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं, जो इस मरुस्थलीय भाग में पाई जाती हैं। हमादा बताई दिया, मगरा बताई दिया। अब कुछ और जो शब्दावलियां हैं जो अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले पलाया झीलें, पलाया झीलें जो खारे पानी की झीलें होती हैं। तो इधर मान लेते हैं कि एक रेत का टीला है, ये रेत का क्या है, टीला है, या बालू का स्तूप कह सकते हैं, बालू का स्तूप कह सकते हैं। इधर भी एक बालू का स्तूप है, ये दो रेत के टीले हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो बीच का भाग है, यहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है। जो ये निम्न भूमि क्षेत्र है, निम्न भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र है, या इसको हम तली भी कह सकते हैं। जो नीचे वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, तली भी कहते हैं। ये जो निम्न भूमि क्षेत्र है, और यहाँ पर जब वर्षा होती है,
जहां यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है तो यहाँ पर वर्षा का जल भर जाता है, ठीक है। और वर्षा का जल भरने से यहाँ पर जो निम्न भूमि क्षेत्र है यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पलाया झीलें कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाया झीलें कहते हैं। ये पलाया झील बन गई, यहाँ पर क्या बन गई, पलाया झील बन गई। आगे बात सुन, दो बालू का स्तूप है और दो बालू का स्तूपों के बीच में जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसमें जो वर्षा का जल भर जाता है और उसे बनी झील को हम क्या कहते हैं, पलाया झील, जो एक खारे पानी की झील बनती है। अब जब ये भाग कैसा हो जाता है, दलदली हो जाता है, जब ये भाग दलदली हो जाता है, दलदली, यही भाग क्या हो जाता है, दलदली हो जाता है। क्या हो जाता है, दलदली हो जाता है। तब उसको हम क्या कहते हैं, रण कहते हैं। ये छोटी झीलें होती हैं, दलदली भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रण कहते हैं, रण या रण कहते हैं। बालसन किसको कहते हैं, बालसन जब ये मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जब इनसे क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है, यहाँ पर पूरा मैदानी भाग बन जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। जब यहाँ पर मैदानी भाग बन जाता है, मैदान, तो उसको हम क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। और जब यहाँ पर मैदान बनने के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। क्या करते हैं, कृषि करते हैं या खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं। यहाँ पर हम खेती करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। आगे होगी समझ में कि जब ये दो टीलों के बीच में जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है और वर्षा का जल वहां पर भर जाता है, तो बढ़ने से बनी जो अस्थायी झीलें होती हैं, जो अस्थायी झीलें बनती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं, जो खारे पानी की झीलें होती हैं। क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें ना तो काफी खारा पानी यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो निम्न भाग है उसको हम तली भी कहते हैं। और दो टिल्लों के बीच में अगर कोई स्थान है, जाने का रास्ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गारो कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, गारो कहते हैं। रण किसे कहते हैं, जब ये दलदल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, दलदल बन जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, रण या रण कहते हैं। फिर यहाँ पर धीरे धीरे मैदानी भाग बन जाता है, समतल भूभाग मैदान बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। और जब ये यहाँ पर खेती करनी शुरू कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि कहते हैं, जो कहाँ पर की जाती है, जैसलमेर में की जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। कहाँ पर, जैसलमेर में की जाती है खड़ीन कृषि। किसके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, ये कुछ भाग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, खड़ीन। और खड़ीन उसको भी कहते हैं जो यहाँ एनीकट वगैरह बना करके, और जल संरक्षण की एक विधि भी है खड़ीन, जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर खड़ीन एनीकट वगैरह बना करके और यहाँ पर जल का संरक्षण किया जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, खड़ीन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं, आगे होगी बात समझे। अब अपन ने पढ़ लिया ये इधर वाला भाग, शुष्क प्रदेश। अब पढ़ेंगे अशुष्क प्रदेश। दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब है देखो अशुष्क प्रदेश, दूसरा जो भाग है अशुष्क प्रदेश। अशुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगर कहते हैं इसको, राजस्थान बांगर। इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। एक तो घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश या अंतर्वर्तीय भी कहते हैं इसको, अंतर्वर्तीय भी कहते हैं इसको, अंतर्वर्तीय प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश। तीसरा है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, उच्च भूमि प्रदेश। और चौथा हो गया आपका लूनी बेसिन या गोडवार, गोडवार प्रदेश, या इसको बोलते हैं लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश,
नागौर उच्च भूमि प्रदेश और गोडवाड़ प्रदेश। अब अपन इसके बारे में चलते हैं। देखो ये यहां पर मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश कौन सा है? ये जो प्रदेश है ये आपका घग्गर प्रदेश है, जिसमें क्या जाता है गंगानगर और हनुमानगढ़। घग्गर प्रदेश में कौन से आ गए? गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दो जिले हैं पर्टिकुलर जो किस में आ गए? घग्गर प्रदेश में आ गए। यहाँ पर एक नदी निकलती है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ कालका की पहाड़ी है, सॉरी कालका की पहाड़ी है। कहाँ पर? शिवालिक श्रेणी में। शिवालिक जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से ये नदी निकलती है। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा के बाद में ये यहाँ पर टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हैं। हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद में ये बटनेर में जाकर के समाप्त हो जाती है। लेकिन जब इसमें ज़्यादा जल होता है तो ये सूरतगढ़ इधर गंगानगर से होती हुई और ये कहाँ आ जाती है? इधर। फिर ये आ जाती है यहाँ पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। पोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है और फिर आगे जा करके विलुप्त हो जाती है। तो ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जो कहाँ? कालका शिवालिक जो श्रेणी है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से निकलती है। फिर हरियाणा और पंजाब में ये बहती हुई, पंजाब हरियाणा में बहती हुई ये टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। बटनेर नामक स्थान है, वहाँ तक इसका जो ये विलुप्त होती है। लेकिन जब ज़्यादा वर्षा होती है तो ये आगे तक चली जाती है, यहाँ पाकिस्तान तक चली जाती है, पोर्ट अब्बास तक। तो ये नदी जो जहाँ पर बहती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो मैदानी भाग है तो उसको हम क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, पाट कहते हैं, ठीक है। और उस मैदानी भागों वाले जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको मृत नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत नदी भी कहा जाता है, प्राचीन नदी है। तो ये प्रदेश कौन सा हो गया? घग्गर प्रदेश। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे होगी बात समझ में। तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर प्रदेश है घग्गर प्रदेश, जहाँ घग्गर नदी निकलती है। ये कहाँ? कालका शिवालिक एचपी यहाँ से आती हैं टिब्बी हनुमानगढ़ में और फिर पोर्ट अब्बास तक जब ज़्यादा जल आता है तो यहाँ, वैसे मैंने नदियों वाला टॉपिक डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। पूरी नदियाँ अच्छी प्रकार से पढ़ा रखी है, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ा रखी है, तो उसको भी आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस भाग को पाट कहते हैं, ठीक है, और नाली कहा जाता है। यहाँ पर हनुमानगढ़ में इसको क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ये मैदानी भाग है जहाँ पर ये बहती हैं, तो उस भाग को पाट कहते हैं। मैदानी भाग जो बन जाता है उसको नाली कहा जाता है। अब दूसरा भाग है शेखावाटी प्रदेश, या इसको अंतर्वर्ती प्रदेश भी कहा जाता है। अंतर्वर्ती प्रदेश से कहा जाता है, या इसको शेखावाटी या बांगर प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। शेखावाटी में कौन कौन से आ जाते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये कौन सा है? शेखावाटी। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर आ जाता है। ये शेखावाटी प्रदेश है जो शेखा सामंत के द्वारा बसाया गया था एक क्षेत्र, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नदी निकलती है सीकर से, ठीक है। सीकर, झुंझुनू और चूरू में ये बहती है इधर, ठीक है। तो कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी। कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी, जो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं, कांतली नदी है। जो राजस्थान की अगर अंतः प्रवाह की दृष्टि से नदियों में देखें, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से तो ये सबसे लंबी है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से अगर देखें, राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः, ये याद रखना, ठीक है। ये कांतली नदी कहाँ से निकलती है? ये खंडाला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं और सीकर और झुंझुनू दो में बहती हैं और चूरू की सीमा पर जाकर के क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। और जहाँ ये नदी बहती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी। जिस स्थान पर ये नदी बहती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको भी क्या कहते हैं? तोरावाटी बोली कहते हैं। तो जहाँ से कांतली नदी निकलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं। और तोरावाटी यहाँ पर बोली भी बोली जाती है। यहाँ पर एक सभ्यता का विकास हुआ, गणेश्वर।
सभ्यता का विकास हुआ है, जो ताम्र युगीन सभ्यता है, जिसको ताम्र युगीन सभ्यता क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जननी। किसको, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया शेखावाटी प्रदेश, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कांकरी नदी, तोरावाटी जहां पर नदी बहती है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा पर आकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी यहाँ बोली जाती है। यहाँ पर एक सभ्यता का विकास हुआ है, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, जिसको हम ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कुछ शब्दावलियों की बात करें तो यहाँ पर जो देखो कुछ कुएं होते हैं कच्चे और पक्के, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कच्चे कुएं होते हैं उसको जोहड़ कहते हैं। कच्चे कुएं को क्या कहते हैं, यहाँ पर शेखावाटी प्रदेश में जोहड़ कहते हैं। जोहड़ क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। और जो पक्के कुएं होते हैं उसको क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। पक्के कुओं को क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कच्चे कुएं पक्के कुएं के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो कुएं होते हैं, जो ढूंढाड़ प्रदेश है, यहाँ इसको ढूंढाड़ प्रदेश इसके पास को बोलते हैं, तो ढूंढाड़ प्रदेश में कुएं को क्या कहते हैं, बेरा कहते हैं। और यहाँ का जो निम्न स्थान होता है, जो नीचे का जो भाग होता है कुएं के, उसको क्या बोलते हैं, चोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चोप भी कहते हैं। और यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदानों को यहाँ क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीड़। बीड़ बीड़ कहते हैं किसको, घास के मैदानों को। घास के मैदान, घास के मैदान को यहाँ पर क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। और यहाँ पर जो अपर्दन के द्वारा, जो अपर्दन हो गया, कटाव वाली जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। कटाव वाली, अपर्दन के द्वारा कटाव हुआ जो निम्न भूभाग होता है उसको क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। ये आपको कुछ शब्दावलियां हैं यहाँ की ध्यान में रखनी है कि कच्चे कुओं को जोहड़, पक्के कुओं को नाड़ा, नीचे का जो भाग होता है उसको चोप भी कहते हैं, और जहाँ घास के मैदान उसको बीड़ कहते हैं, बीड़ या बीड़ा कहते हैं। और जहाँ अपर्दन के द्वारा कटाव हुई भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। कटाव वाली जो भूमि होती है, खंडित जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो ये यहाँ की कुछ शब्दावलियां हैं। अब अपन पढ़ते हैं नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। अब तीसरा है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि प्रदेश। नागौर उच्च भूमि प्रदेश, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग किए गए। एक तो मकराना प्रदेश, मकराना प्रदेश या मकराना क्षेत्र। एक मांगरोल प्रदेश और एक जाइल प्रदेश। एक है जाइल प्रदेश। 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर मकराना में संगमरमर के भंडार है। संगमरमर का क्षेत्र पाया जाता है। ये क्षेत्र है जिप्सम क्षेत्र, और यह है फ्लोराइड युक्त क्षेत्र। फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से कोई अलग पहाड़ी भाग है और उसके ऊपर का जो भाग है, तो ये इधर वाला ये क्षेत्र है, ये नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है। इसमें अगर यहाँ इधर देखें तो ये मकराना क्षेत्र है। मकराना, जहाँ पर संगमरमर के विपुल भंडार पाए जाते हैं, संगमरमर क्षेत्र पाया जाता है। इधर देखें तो ये मांगरोल क्षेत्र है। ये कौन सा है, मांगरोल, जहां जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र है जाइल, ये है जाइल क्षेत्र, जाइल प्रदेश।
तो नागौर उच्च भूमि क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है, मकराना, मांगरोल और जाइल। मकराना संगमरमर के क्षेत्र है, मांगरोल जिप्सम यहाँ पर खूब पाया जाता है, और जिप्सम को हम भूमि को उपजाऊ बनाने में भी काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में भी लेते हैं। और तीसरा क्षेत्र कौन सा हो गया, जाइल, जो क्या है, फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है। अब यहाँ पर जाइल के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काफी फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोरिस, फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, फ्लोराइड, तो फ्लोरोडिस नाम का यहाँ पर एक रोग हो जाता है। और रोग होने से यहाँ पर जो व्यक्ति हैं इधर पीछे, यहाँ पीछे देखें तो उसके कूब निकल जाती है, इस प्रकार से टेढ़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, ये इसको बोलते हैं बांका पट्टी, बांका पट्टी, बांका पट्टी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये नागौर के अंदर है, नागौर के अंदर जो जाइल क्षेत्र है वहां पर कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, जो मतलब व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है, जो फ्लोरिस नामक रोग हो जाता है, फ्लोराइड की मात्रा यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण से ये रोग हो जाता है। और उस रोग होने से व्यक्ति क्या हो जाता है, टेढ़ापन आ जाता है व्यक्ति में, जिसको हम बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। और मेन रूप से अगर स्थान देखें, इसका पर्टिकुलर स्थान देखें तो आसरवा गांव मकराना में, आसरवा गांव सबसे ज्यादा, आसरवा गांव है मकराना में, ये मुख्यतः यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये इसको तो कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे होगी बात समझ में, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। अब अपन पढ़ते हैं अगला जो अपना स्थान बच गया, अगला ये क्षेत्र बच गया, ये कौन सा है, गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा है, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, ये इसको कहते हैं लूनी बेसिन। यहां पर लूनी नदी निकलती है, देखो ये लूनी नदी निकलती है, यहाँ जो नाग पहाड़ी अजमेर से यहाँ से निकलती है, ये यहाँ पाली, जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर यहाँ होते हुए और फिर ये इधर चली जाती है। ठीक है, तो ये लूनी नदी है, तो इसको लूनी बेसिन भी कहते हैं या इसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। और ये यहाँ जो लूनी नदी है, इस यहाँ ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ बालोतरा के पास में, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रेला, क्या कहते हैं, रेला कहते हैं। इधर से अलग जल ले जाया जाता है, उसको बोलते हैं नेस्टा, नेस्टा, क्या बोलते हैं, नेस्टा कहते हैं, नेस्टा है, नेहड़ा कहते हैं। यहाँ से अलग जल ले जा करके उसका उपयोग किया जाता है, जल संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, उसको नेस्टा है, नेहड़ा कहते हैं। इस भाग को रेला कहा जाता है। तो ये लूनी बेसिन है, जहाँ पर लूनी नदी बहती है, तो उसको बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर गोडवाड़ी बोली भी बोली जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर, यहाँ की अगर अपन थोड़ी सी बात करें ज़्यादा, तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों में अगर हम देखें तो शिवाना के पास में यहाँ 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर, यहाँ बाड़मेर के अंदर, शिवाना में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर इस 56 की पहाड़ियों में एक पर्वत है, इसको बोलते हैं नागकोड़ा। कौन सा बोलते हैं, नागकोड़ा पर्वत, नागकोड़ा पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर भी एक बना हुआ है, यहाँ मेवानगर है, मेवानगर। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है, यहाँ पर जैन धर्म का एक मंदिर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक है, शिवाना से लेकर के बालोतरा तक, शिवाना से लेकर के बालोतरा तक 56 की पहाड़ियाँ हैं। नाकोड़ा पर्वत है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है मेवानगर, यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत है। ठीक है ना,
और यहाँ पर जैन धर्म का मंदिर भी बना हुआ है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हैं तो उनका मंदिर भी है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, जहाँ जहाँ लूनी नदी निकलती है वो लूनी नदी वाले क्षेत्र में। लूनी नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, ठीक है ना, जुआई, बांडी, खारी, ये इसकी कुछ सहायक नदियां भी है लूनी नदी की। तो ये जो नदियां बहती हैं ये क्षेत्र है गोडवाड़ा प्रदेश। तो इनको 4 भागों में बांटा गया अरशूसक प्रदेश में। तो सबसे पहला घग्गर प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौर उच्च भूमि और चौथा लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश हो गया। तो दोस्तों ये अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इनको सबसे पहले 2 भागों में बांटा, फिर उसके अलग अलग भाग हैं वो सारे अपन ने आज कंप्लीट कर लिए। अगर कुछ चीज़ इसमें रह गई हैं तो आगे अपन इसकी चर्चा कर लेंगे। एक छोटी सी चीज़ रह गई जो मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, लाठी सीरीज। ये यहाँ पर है लाठी सीरीज, जैसलमेर के अंदर लाठी सीरीज ये क्षेत्र है जो एक भूगर्भीय जल पट्टी है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज ये कुछ शब्दावलियां हैं जो एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जल पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी है जो यहाँ पोखरण के पास में है, ठीक है ना। तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है, इसका भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर पाई जाती है भूगर्भीय जल पट्टी, ठीक है ना। तो ये पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच जैसलमेर में है, मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं लाठी सीरीज या इसको नकलस्तान भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर शेवन घास पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लिलोन घास। तो यहाँ पर शेवन घास पाई जाती है जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, कई बार लाठी सीरीज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसलमेर में ये पोखरण से यहाँ मोहनगढ़ के बीच एक पट्टी पाई जाती है भूगर्भीय जल पट्टी, जहाँ पर जिसको हम एक थार का घड़ा बोलते हैं वो भी यहीं पे पाया जाता है, जहाँ पर मीठा जल निकलता है, ठीक है। इसके अलावा मावट हैं, उसके बारे में अपन जलवायु वाले टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, पुरवैया हैं जो जलवायु वाले टॉपिक में अपन कर लेंगे, ठीक है। लू हैं, ये सारे जलवायु वाले टॉपिक में कर लेंगे जो बाकी। तो ये टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।